प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को किया समर्पित। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की। कहा, कुल 33 राज्यों में होगा टीकाकरण का ड्राई रन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइन जारी करने को कहा। और देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद बढ़ी सतर्कता। केंद्र ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ेंगी। इसे 12,000 हॉर्स पावर वाले मेक इन इंडिया के तहत शक्तिशाली इंजन से चलवाया जाएगा। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक और हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मनेसर, नागनौर, पुलेरा और किशनगढ़ के उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे इन राज्यों में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो ये आसान बनाएगी ही, साथ ही दोनों राज्यों के कई जिलों में उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन का जिक्र खास तौर पर किया।
पीएम ने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सिर फख्र से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक 17 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 टीकों को मंजूरी दे दी गई है और टीकाकरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि कुल 33 राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा। जहां कुछ हजार टेस्ट करते थे, वहां आज 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले टीका लगाया जाएगा। उसके बाद पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सेना के जवानों, निगम कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले हमारे फेज में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हैं। इधर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 815 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 5,70,605 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की कुल संख्या 11,787 रह गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,452 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में 1,47,401 सैंपल की जांच हुई। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 815 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 11,787 है, जिसमें से 4,702 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 1,068 लोग संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो राजकीय L1, L2 और L3 स्तर के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 5,70,605 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,452 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,47,401
सैंपल्स की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या किसान कोविड को देखते हुए जरूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। सरकार की ओर से इससे इनकार करने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम चिंतित हैं कि ये पिछले साल तबलीगी जमात की तरह संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइन जानने को कहा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की मांग की सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद निजामुद्दीन मरकज में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस अभी तक मौलाना साद को खोज नहीं पाई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई के दौरान किसान प्रदर्शन से भी ऐसे ही हालात पैदा होने की आशंका जाहिर की है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। अमर साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की धरा कहे जाने वाले उन्नाव में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए 3 दिवसीय आजाद मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। उन्नाव के बदरका ग्राम में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से अमर शहीद की वीरता का बखान कर भीड़ में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी सहित विधायकगण ने कार्यक्रम में पहुंचकर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंतर्गत मेला भी लगाया गया, जिसमें सरकार की योजनाओं को भी कैंप लगाकर समझाया गया। इस कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों का भी पालन किया गया। अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का ननिहाल उन्नाव शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित बदरका गांव में रहा है और यही चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता था। सबको चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, इतिहास पर, कर्म पर, अवसर पर, सहायता पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार बहुत गर्व है। तो इसी गर्व के सामने आप भी आ गए। वर्ष 1938 में आजाद जी की माता जी जगरानी देवी की उपस्थिति में यहीं उनके घर पर सार्वजनिक रूप से आजाद जन्म दिवस मनाया गया था, जिसमें प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और मुख्यमंत्री भी रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो आजाद जी के आचार्य भी थे बनारस संस्कृत विद्यालय के, वो यहाँ आए थे। आजाद जी के बहुत से जीवित क्रांतिकारी साथी हमेशा आते रहे और तब से बराबर निरंतर हम लोग जन्म दिवस समारोह शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक ट्रस्ट समिति के तत्वाधान में मनाते चले आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। उन्होंने रायबरेली जिले के सलोन ब्लॉक के परसदेपुर में 648 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क और पुल सहित 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद बंद कमरों में मीटिंग करके चले जाया करते थे, लेकिन अमेठी की जनता ने ऐसे लोगों को नकारते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने दावा किया कि आज अमेठी में विकास की बयार बह रही है। परिवारों को सर ढांकने के लिए छत मिले, नौजवानों को शिक्षा के नए साधन मिले और सलोन विधानसभा का नागरिक प्रगति के पथ पर नए उम्मीदों के साथ देश के साथ, अमेठी जनपद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उसी श्रृंखला में आज जब आपके मध्य में आई हूं तो मुझे इस बात का गौरव होता है और आप सबके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके करकमलों द्वारा, जिनके आशीर्वाद द्वारा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विशेष रूप से सलोन की जनता में, गरीब बहनों के मध्य में मात्र 1.5 साल की अवधि में 30,800 से ज्यादा बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मुहैया अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया।
आर्मी में नायब सूबेदार प्रतापगढ़ जनपद के गोड़े गांव निवासी सुधाकर सिंह 2 दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर शहीद हो गए। हाईलाइट आर्टिलरी रेजिमेंट की 1851 यूनिट में तैनात सुधाकर सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके घर और गांव में मातम छा गया। प्रदेश सरकार ने शहीद परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए और उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने शहीद सुधाकर सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से आज का यह दिन जहाँ एक तरफ गौरव गाथा गा रहा है, हर नौजवान उनको देख करके प्रेरणा ले रहा है और जिस तरीके से हजारों हजार की संख्या यहाँ जनसैलाब के रूप में उमड़ी है, इससे लगता है कि भारत की सेना के ऊपर सबको गर्व है। हम सब लोग गौरवान्वित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के लिए 50 लाख की घोषणा की है और 50 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए पत्नी के खाते में आ चुका है और 15 लाख रुपए माताजी के खाते में आ चुका है, जिसका सर्टिफिकेट मैं भी घर पे जा करके दे करके आया हूँ। और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन है, जो माहौल है, देख भी रहे हैं, और वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मौसम दुश्मन है, तो यही है टावर भी यही है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता दी है फिलहाल इतना बहुत है, उससे ज़्यादा हम महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। शासन क्योंकि सेना में अगर जवान जाता है तो जो महत्वाकांक्षा लेकर नहीं जाता है कि कल हम शहीद होंगे तो शासन प्रशासन हमको कुछ करेगा। देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक 5 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हजारों पक्षियों, बत्तखों और मुर्गियों के मरने की खबर है। केंद्र ने राज्यों को नियंत्रण करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। केरल में बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया गया है। देश में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए राज्यों को नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के कोट्टायम और अलपुझा के साथ हरियाणा के पंचकुला में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम तैनात की है। हालांकि ये बीमारी जूनोटिक है, लेकिन इस बात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि प्रदूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम रहता है जिसका वेबसाइट हमारा ओपन है, उस पर सारी गाइडलाइन है। एडवाइजरी भी हमने जारी कर दिया है। भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है। राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो अभी जो भी है उसके प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरते सभी प्रदेश सरकारें, और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं, और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे। यही कुछ सावधानियां हैं, इसकी सावधानी है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने देश के कई स्थानों पर पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। बात केरल की करें तो कोट्टायम और अलपुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने अलपुझा का दौरा किया। अलपुझा और कोट्टायम जिलों की 5 पंचायतों में बत्तखों के बाड़े में वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य सरकार की ओर से आपात कदम उठाए और फ्लू को विशेष आपदा घोषित कर दिया गया। We have identified around 10,500 ducklings or birds around the infected area. All the 10,500 will be culled in the next 2 days. Action has already been started, and we have, the process has started yesterday. Post-operative sanitization work will also be completed. मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर इस मामले पर निगरानी और मुर्गी फार्म की जांच को लेकर निर्देश दिए।
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गे आदि का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जलाशय पर पक्षियों को लेकर लगातार सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है। मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करे। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। भरतपुर के राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में देशी विदेशी पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए पशुपालन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। सीकर, झालावाड़ जैसे जिलों में भी निगरानी की जा रही है और प्रभावित पक्षियों के सैंपल जांच करने के लिए भेजे जा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम कर पाए, जहां जहां भी जगह चिन्हित होती है वहां इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तरह से जैसे कोरोना में हम स्प्रे करते थे, तो जहां भी ये पाए जाते हैं उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा स्प्रे करके इस वायरस को खत्म करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी, विभाग करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग बांध से सटे जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा में भी कई पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई और राज्यों ने निगरानी बढ़ा दी है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने सीमा पर बचाव के प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मंगलवार को अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सभी वन प्रभागों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। गुजरात में भी पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला प्रकोप 2006 में सामने आया था। भारत में मनुष्यों में अभी तक इसके संक्रमण का पता नहीं चला है। भारत में ये बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है, जो सर्दियों के महीनों में यानी सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी से मार्च महीने तक भारत में आते हैं। फिलहाल खतरे और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी और सावधानी बहुत जरूरी है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों के सेट। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार योजना चला रही है। मिशन रोजगार के अंतर्गत स्वरोजगार की एक रणनीति पर कार्य हो रहा है। प्रदेश में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य जनवरी में पूरा होगा, जिसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार में लगभग 6,89,000 नई SMSE इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,872 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य अभी जनवरी में पूरा होगा, जिसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। सभी निगमों, अध्यक्षों, निगमों, परिषदों, आयोगों सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी सरकारी रिक्तियां जहां जहां जिस विभाग से निर्देशित होती हैं उनमें भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया तत्काल की जाए, ताकि शीघ्र से शीघ्र युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ साथ जो विभिन्न स्वरोजगार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें तेजी लाई जा रही है। साथ साथ बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अधिक से अधिक स्वरोजगार तथा MSMEs की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। जब से कोरोना का ये लॉकडाउन समाप्त हुआ है 14 मई से लेकर अभी तक, पिछले 7 महीने में लगभग 6,89,000 जो है नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 20,872 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को जो कि पहले से चल रही हैं उनको 11,100 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा वितरित किए गए हैं। बैंकों से इस प्रकार समन्वय कराकर लगभग 32,000 करोड़ रुपए की धनराशियाँ बैंकों द्वारा पिछले 7 माह में वितरित की गई हैं। केवल MSME सेक्टर से ही लगभग 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस के 100 पदों के लिए आगामी 18 जनवरी से लखनऊ के AMC स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन लगभग 86,000 महिला अभ्यर्थियों ने
आवेदन किए थे, जिसमें से 6000 महिला अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए चयनित किया गया है। इन चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट 18 से 21 जनवरी के बीच किए जाएंगे। ये जानकारी आज लखनऊ में आर्मी हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेजर जनरल NS राजपुरोहित ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो 48 घंटे पहले की अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट किसी भी सरकारी अस्पताल से लेकर आएंगे। हमारे जितने जो 6 ARO ऑफिस हैं यूपी के, उन 6 के 12-13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हर एक के अंदर। उसी हिसाब से ग्रुप बनाए गए जिससे कि ध्यान रखते हुए कि एकदम भीड़ ना हो और एकदम शॉर्ट लिस्ट है। तो पहले दिन हम अमेठी और आगरा जो हमारे ARO है, जो आप मैं बता सकता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट उनके आसपास के 12-13 डिस्ट्रिक्ट दोनों के वो होंगे। और नेक्स्ट डे हम लखनऊ और मेरठ AROs का करेंगे और 20 तारीख को हम जो है अपने उत्तराखंड और वाराणसी को लेंगे और 21 से फिर उनका मेडिकल चेकअप वगैरह शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे आज की तारीख में इस समय में है वो है कोविड का। तो हमने 48 घंटे पहले का कोविड सर्टिफिकेट मांगा उनसे। नो रिस्क सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी मांगा है, उनके बोला लेके आएँ। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस शील्ड जो कॉन्टैक्ट वो, सैनिटाइजर, PPE किट, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, थर्मल स्क्रीनिंग, सबके इंतजाम किए हुए। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को किया समर्पित। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की। कहा, कुल 33 राज्यों में होगा टीकाकरण का ड्राई रन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइन जारी करने को कहा। और देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद बढ़ी सतर्कता। केंद्र ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।